हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल बाइंडिंग एंड लैटिस वाइब्रेशन। मतलब हम बोल सकते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यूनिट सेकंड। जी हाँ, यूनिट वन हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा चुके हैं। यार मुझे पूरी उम्मीद है आपके जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी लगा रहे होंगे आप, तो आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पेपर का क्या लेवल रहता है और किस हिसाब से आपको तैयार करना है, उसी हिसाब से पढ़ाई हो रही है आपकी। ठीक है, तो कोशिश की जा रही है आपको 90 प्लस क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है ना, और उम्मीद है यार 90 प्लस ही करके आओगे, 90 से कम नहीं करके आओगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है भाई, चलिए। तो भैया आज का हमारा यूनिट सेकंड है, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया था। और शाम 7 बजे आज ये लेक्चर होने वाला है और आप सभी को पता है डेली शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो शाम को 7 बजे 1 या 2 मिनट पहले ही आ जाया करो, क्योंकि उससे हमारा अट्रैक्शन बना रहता है, हमारा आकर्षण बल लगा रहता है। और आज हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के भी बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम केवल केवल ये बोल सकते हैं ओवरऑल, अगर मैं इस लेक्चर को मिलाकर बोलूँ आप सभी के सामने, तो ओवरऑल ये रिजल्ट देखने को मिलेगा आज हमें कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आज हम पढ़ेंगे उसको भी सोल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से, पर जो भी आता है एकदम सॉलिड क्वेश्चन आता है और उसको आप आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलिए। तो भैया पहले हम बात कर लेते हैं नोट्स से रिलेटेड। भाई बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, भैया नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, टाइमिंग क्या होती है क्लास की। तो भाई मैं आपको बता बता कर परेशान हो चुका हूँ। डेली क्लास की टाइमिंग 7 बजे होती है, शाम को 7 बजे। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाया करो। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं भैया नोट्स कहाँ पे मिलते हैं, तो नोट्स महात्मा जी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं। ठीक है ना, और आप सभी की सेवा में मैंने एक डाउट ग्रुप भी बना दिया है जिसका नाम है महात्मा जी एजुकेशन डाउट ग्रुप। वहाँ पे आप सभी बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो। ठीक है, चलिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पाठशाला। और पहला टॉपिक आप हेडिंग लगाइएगा। क्या हेडिंग लगानी है आपको, तो भैया पहली हेडिंग लगाइएगा। देखो, कोशिश करना साथ के साथ समझने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बाद में देखते हैं वीडियो को, बाद में देख लेंगे, बाद में समझ लेंगे। समझ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो भैया हमारा टॉपिक है जो पहला बुक का पहला ही टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है लेनार्ड जोन्स विभव के नाम से। ठीक है, और यहाँ तक कि मैंने देखा है 2 या 3 बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो यार ये टॉपिक क्यों छोड़ दें हम, बताओ। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो इसको नहीं कराते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, हमारा टारगेट है पूरे में से पूरे लाना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आपने संकल्प लिया था ना मेरे साथ कि सर हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे और बटे में से बटे नंबर लेकर आएंगे। तो अपनी ये जो संकल्प आपने लिया था, जो दृढ़ निश्चय आपने लिया था, उस पर खरे उतरना है और मेरे साथ लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, चलिए। तो भैया लेनार्ड जोन्स विभव क्या होता है भाई, जो मैं आपको बताऊंगा पेपर में उसको ही पढ़ के चले जाना, पेपर में वही रखा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया लेनार्ड जोन्स विभव क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं वो क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, क्या होता है लेनार्ड जोन्स विभव। तो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा, प्रैक्टिकली कैसा होता है एंड इसका फॉर्मेट क्या होता है उसको भी समझा दूंगा, पर उससे पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यूनिट सेकंड में हम ज़्यादातर थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप बॉन्ड पढ़ने को मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब चीज़। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। अक्रिय गैस परमाणु के युग्म के बीच अनोन्य क्रिया से उत्पन्न विभव, यानी हम बोल सकते हैं जो अक्रिय गैस होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया अक्रिय गैस क्या होती है, चलो उसको भी समझ लेते हैं अक्रिय गैस क्या होती है। साथ के साथ जब हम पढ़ते चल रहे हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ भी समझते चलेंगे। चलो एक काम करना, हेडिंग डाल लेना पहले अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनर्ट, इनर्ट गैसेस, या इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, या उत्कर्ष गैसी भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर आपको उससे कुछ नहीं लेना। चलो, अब इसके एलिमेंट क्या होते हैं, अब सबसे ये कोई पॉइंट ये होता है कि भैया इसके एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो।
जल्दी लिख लेना सभी एलिमेंट, क्योंकि फिर मैं जल्दी से एकदम स्पीड में जाऊँगा, क्योंकि इसका यूज है, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है। देखो ऐसे याद कर सकते हो, ही ना, देखो ही ना आकर जाने रे, ठीक है थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, ही ना आकर जाना रे, यानी हीना जो है वो आकर जाना रे। बस तुम एक काम करो, हीना को बुला रहे हो और उसे आकर जब आएगी ना उसको जब जाना रे, मतलब हीना ऐसे लिख लो इन शॉर्ट, हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे, बस काम खत्म। इसको याद रख लेना, ये सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। भैया इसका फ़ायदा क्या हुआ, आपने जो एलिमेंट लिखवाए हीना आकर जाना रे, भैया हीना कौन है वैसे? अरे कुछ भी नहीं है यार, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो है ना। हीना कौन है बताऊँ अभी, हीना कौन है? चलो अरे भाई कोई नहीं है हीना, भैया इनको याद करने के लिए बोला है हीना। अच्छा अच्छा भैया ठीक है ठीक है। देखो हीना आकर जाना रे, चलो मैं केवल केवल ये बताना चाह रहा हूँ इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया है कि भैया इसमें एलिमेंट ये होते हैं। और सबसे अच्छी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे आप हीलियम की बात करो, चाहे आप नियोन की बात करो, चाहे आप आर्गन की बात करो, चाहे आप क्रिप्टोन की बात करो, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं दोस्तों, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इनमें इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें बता रहा हूँ, जो बाह्यतम कोश मतलब जो आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं, मतलब फिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे पूरे भरे हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या, जब पूरे पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, क्या उनकी वैलेंसी होगी? आई से रिपीट, क्या उनकी वैलेंसी होगी? आपने कहा सर वैलेंसी शायद होगी। मैंने पूछा क्यों? तुमने कहा भैया सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वैलेंसी शायद नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि भैया देखो, अगर मैं Na की बात करता हूँ तो NO का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे सर? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई सर? 1। अच्छा चलो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 2 8 6। हाँ सर, सर 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बाह्यतम कोश से, क्योंकि जब भी तो अष्टक पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं हमको। तो इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 2, और वैलेंसी कितनी हुई 2। तो बस ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है। पर इसमें तो भैया कोई बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हीना आकर जाना रे, भैया हीना तो आकर जा रही है, इसका मतलब वैलेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि आकर वो चली गई। अच्छा यानी वैलेंसी नहीं होती ना, इस वजह से इनमें प्रॉब्लम होती है हमको, ठीक है। ठीक है भाई, तो जो अनोन्य क्रिया के से उत्पन्न विभव होता है ना दोस्तों, देखो डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल रखी है। वैसे कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है आपको डेफिनेशन की, फिर भी अगर क्वेश्चन बनता है कि अक्रिय गैस परमाणु के युग्म के बीच अनोन्य क्रिया से उत्पन्न विभव को क्या बोलते हैं, तो बताओ क्या कहोगे? तो आप कहोगे लेनार्ड जोन्स विभव कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए भैया, चलो भैया ये तो बात समझ में आ गई, लेनार्ड जोन्स विभव क्या होता है। ये जो होता है अक्रिय गैसों के युग्म एंड अनोन्य क्रिया से उत्पन्न विभव होता है एक प्रकार से। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, तुम्हारी ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया जो इसमें ऊर्जा होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल बात करना चाहें तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है दोस्तों, सहसंजक ऊर्जा जो होती है, या इसको स्थिति ऊर्जा भी बोल देते हैं कभी कभार, पर आपको यहाँ पे सहसंजक ऊर्जा ज़्यादा यूज होती है आपकी किताब में, एंड आपके पेपर में भी यही क्वेश्चन आता है सहसंजक ऊर्जा से रिलेटेड। इस वजह से मैंने यहाँ पे सहसंजक ऊर्जा ही लिख रखा है, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सहसंजक ऊर्जा ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यू डिपेंड करता है r⁻6 के ऊपर। यू क्या है भैया? भैया सहसंजक ऊर्जा है जो डिपेंड करती है r⁻6 के ऊपर। अच्छा भैया चलो ये भी बात समझ में आ गई, r⁻6। भैया क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो भैया क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो जरा क्वेश्चन कैसा आएगा भैया, क्वेश्चन ऐसा आएगा, लो तुम्हारे सामने ही आ गया पेपर का क्वेश्चन। तो ऐसे टेंशन मत लिया करो, पेपर में वही आएगा जो पढ़ा रहा हूँ। तो अक्रिय गैस क्रिस्टलों की सहसंजक ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, बताओ किसके अनुक्रमानुपाती होती है? एकदम क्वेश्चन फेंक के मारा ना तुम्हारे मुँह पे बताओ आंसर क्या होगा इसका? अक्रिय गैस क्रिस्टलों की सहसंजक ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, वे कहेंगे भैया सी आंसर है, भैया डी आंसर है। मैंने कहा यार तेरे मुंह पे एक चपेट मारनी है बहुत जोर की। तुमने कहा सर कैसे? भैया सी आंसर होगा या डी आंसर होगा?
चलो 99% तो लगाएंगे भैया, डी आंसर होगा। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि भैया तुमने तो बताया यू जो होता है डिपेंड करता है 1/r⁶ के ऊपर। मैंने कहा अच्छा भैया ठीक बात है। भैया अनुक्रमानुपाती पूछ रहा हूँ, अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब r⁶ ऊपर आ जाएगा, तो अनुक्रमानुपाती तो यही हुआ ना, डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर। ऐसा आएगा क्वेश्चन, और पेपर में आया हुआ है, मजाक से हट के, ये 2018 में पेपर में आया था, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ भाई पढ़ते रहना, साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ पेपर में कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। चलो भैया ये तो मतलब इन शॉर्ट आपने जो छोटी सी बात बताई है उसका उसका ही क्वेश्चन पेपर में आ गया। यानी भैया हम ये मिला सकते हैं ओवरऑल कि पेपर का लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं रहने का, केवल केवल वही क्वेश्चन पूछेगा जो कहीं ना कहीं बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया पेपर का लेवल क्या होता है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई सर, आपने बहुत अच्छे से समझा रखा है पेपर का लेवल क्या होता है। चलिए अगर भैया मैं बात करना चाहूँ कि अगर सपोज करो ये तो था हमारी संसंजक ऊर्जा, सहसंजक ऊर्जा। अब मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, अगर इसको इन शॉर्ट और ज़्यादा मैं इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ तो इसका एक फॉर्मेट निकल के आता है, उसको मैं ज़्यादा ड्राइव व्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है जहाँ पे ज़रूरत होती है उस चीज़ को मैं वहाँ पे ड्राइव करता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक फॉर्मेट याद रखना है दोस्तों, यू आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेनार्ड विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेनार्ड विभव। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लेनार्ड विभव, ठीक है, लेनार्ड जोन्स विभव बोलते हैं इसको। तो इसका एक फॉर्मेट निकल के आता है दोस्तों, वो ये होता है फॉर्मेट। और कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट भी पेपर में आ सकता है, पूछ लेगा कि लेनार्ड जोन्स विभव होता है उसका कौन सा सूत्र सही है, मतलब कौन सा सूत्र इनमें से सही है, तो आपका ये सूत्र सही होता है। कैसे सही होता है सर, देख लो एक बार। सर इसमें क्या होता है आपको पता है, यू आर एंड फोर एफ साइन होता है, फोर एफ साइन, अगर यहाँ पे जीरो होता है तो एफ साइन नोट बोलते हैं, तो फोर एफ साइन होता है एंड ब्रैकेट के अंदर होता है 6 नहीं है, ये है आपका क्या, बताओ क्या होता है, बस सिग्मा नहीं होता है, सिग्मा अपॉन आर की पावर 12 और माइनस सिग्मा अपॉन आर की पावर 6, ये इस टाइप में होता है। या ऐसा याद कर सकते हो कि भैया देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसकी, लेनार्ड जोन्स विभव की, तो इसमें क्या होता है पावर 12 से 6, मतलब 12 6 12 6 12 6 और अपॉन में होता है 4 पाई, या 4 पाई मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो आप, तो ऐसे याद कर सकते हो फॉर्मूले को, ठीक है। अच्छा भैया अगर यहाँ पे कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है, ये तो भैया छोटे लेवल का क्वेश्चन हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तुमने कहा चलो भैया एक बात बताओ कि अगर सपोज करो कुछ मतलब कुछ हटके पूछने लगा तो हटके क्या पूछेगा, तो देखो हटके ये पूछेगा, पूछेगा कि भैया जो यू अपॉन 4 पाई होता है, देखो आपको दिख रहा है यू अपॉन 4 पाई, और आपका जो आर अपॉन सिग्मा होता है, इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप में बनता है, तो आप कहते हो कि भैया इस टाइप का ग्राफ बनता है। मैंने पूछा कैसे बनता है, तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भैया देखो अगर हम इसकी यानी आर अपॉन सिग्मा की 0.8 की वैल्यू की बात करते हैं, देखो समझना बहुत अच्छे से, अगर हम आर अपॉन सिग्मा की 0.8 की वैल्यू की बात करते हैं तो ये जो आपका कर्व निकलता है ये एकदम सपाट निकल के आता है, मतलब एकदम सीधा, ठीक है। अच्छा भैया अगर हम भैया इसके न्यूनतम वैल्यू की बात करें दोस्तों, ये 1.2 जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू होता है, किसका भैया, ये आर अपॉन सिग्मा जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू होता है 1.2। क्वेश्चन बन सकता है कि लेनार्ड जोन्स विभव में आर अपॉन सिग्मा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1.2 होती है। सर कैसे बताया आपने, देखो यार इसमें क्या होता है जो ग्राफ बनता है ना, देखो यहीं पे तो मिनिमम हो जाएगा, देखो इस वाले पॉइंट पे तो मिनिमम हो रहा है विभव, यानी हम बोल सकते हैं यानी 1.2 के अगर ऊपर जाएं तो आपका ग्राफ जो होगा वो एक प्रकार से बोल सकते हैं इस टाइप का प्राप्त होगा। अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करे तो सपाट हो जाता है वो, सपाट, सपाट का मतलब समझ रहे हो ना, एकदम ऐसी, ठीक है। ओके सर ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ये भी बात हमारी समझ में आ गई। भैया एक बात और बताओ, मैंने पूछा हाँ भैया पेपर में ऐसा क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैंने कहा चलो तो भैया गुफा के अंदर फिर से पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा, देखो आ गया ना, आ गया तुम्हें लग रहा है सर तुम तो जादूगर हो रहे, एकदम कतई जादू सा दिखा रहे हो। देखो क्वेश्चन ये आया था पेपर में, और भाई साहब ये क्वेश्चन आया था पेपर में आपके 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा था लोनार्ड जेम्स विभव का व्यंजक कौन सा है, तो अभी तो बताया था क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, हाँ भाई बताओ कौन सा है।
बताओ रे छोटू, छोटू बता दे भैया, बताओ भाई कौन सा ठीक है। सर हमने तो बता दिया कौन सा ठीक है, अब आप आज्ञा पढ़ाओ, ये तो हमारे हमारे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं तुमने क्वेश्चन। चलो भैया प्रैक्टिस कर लेना, कोई बात नहीं। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं हम। देखो दो क्वेश्चन बने हैं पेपर में, वही दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया आपकी सभी की सेवा के लिए, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, अगर बनेगा तो इन शॉर्ट जो नोट्स में बता रखा है वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू, एंड फालतू वालतू जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब मैंने डाल दिए, और उसको समझने की कोशिश कर लेना एक बार फिर से, ठीक है। चलिए भैया इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है आपकी। चलो अगर मैं अगला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूं तो उसका नाम होता है क्रिस्टल की सहसंजक ऊर्जा की अवधारणा। यानी जो हमने अभी क्रिस्टल की जो कोहेसिव एनर्जी होती है वो पढ़ी, उसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया, उसको एक बार और डिफाइन कर दो आप, ठीक है। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो भैया सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो कोहेसिव एनर्जी होती है यानी जो सहसंजक ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो भैया देखो समझ लेना एक बार, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको रियल लाइफ से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन बन सकती है। कि वह ऊर्जा जो क्रिस्टल के बनाने के प्रक्रम में अनंत दूरी से उदासीन परमाणु को समावस्था दूरी तक लाने में विमुक्त होती है, यानी जो मुक्त होती है ना उसको ही हम सहसंजक ऊर्जा कहते हैं। या वह ऊर्जा, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, या वह ऊर्जा जो क्रिस्टल को इसके परमाणु को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है उसको भी सहसंजक ऊर्जा हम कहते हैं। सर डेफिनेशन क्यों लिखी है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से डेफिनेशन लिखनी पड़ी। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा एक बार बताना जरा। तो भैया क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सहसंजक ऊर्जा को परिभाषित करता है। तो बस आपको पता होना चाहिए। देखो या तो हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, अगर सपोज करो कोई क्रिस्टल है, सपोज करो ये क्रिस्टल है, उसको बनाने के प्रक्रम में, अब देखो क्रिस्टल था ये वाला, उसको बनाने के प्रक्रम में अगर मैं किसी परमाणु को बहुत दूरी से ला रहा हूँ, सपोज करो बहुत दूरी से ला रहा हूँ इस परमाणु को बनाने के लिए, तो जो हमारी ऊर्जा इसमें से मुक्त होगी ना यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसको ही बोलते हैं हम क्या, सहसंजक ऊर्जा, ठीक है भाई। अच्छा भैया दूसरी डेफिनेशन क्या है, पर वह ऊर्जा जो किसी क्रिस्टल को इसके परमाणु, देखो क्रिस्टल ये रहा, इसके परमाणु से अलग करने पर या तोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको ही बोलते हैं हम क्या, सहसंजक ऊर्जा, ठीक है भाई। चलो भैया ये तो हमारी पढ़ने की बात होगी, ये ज़्यादा समझाओ भी मत, मगर ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा। समझ में आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा डेफिनेशन से। चलो भैया ये तो हमारी बात क्लियर होगी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। चलो भैया ये तो बात हमारी क्लियर होगी। अब एक बात मुझे ये बताओ, अब देखो यहाँ से समझना एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ यहाँ से। ये तो हो गया यहाँ तक आपका काम, जो आपकी डेफिनेशन वाला काम था। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर मैं ठोसों की बात करता हूँ, ठोसों की यानी जो सॉलिड की बात अगर मैं करता हूँ, तो सॉलिड में जो है आपका जो है जो ऊर्जा होती है, या बोल सकते हैं हाँ जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार से काम करती है, दो अवयव में बढ़ सकती है। पहला अवयव होता है, अगर मैं बात करना चाहूँ जो अणु होता है उनके बीच आकर्षणकारी बल होना चाहिए, तो इन्हें एक साथ रखना होगा हमको, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका एट्रैक्टिव फोर्स होगा और एक आपका रिएक्टिव फोर्स होगा, मतलब जो रिपल करता है, प्रतिकर्षण बल होगा। अब आप सभी को पता है कि भैया, आप सभी को पता है जो ठोस होता है उनको कंप्रेस करना बहुत हार्ड होता है, आपको पता है ना। जैसे सपोज करो ये ठोस है तो उसको दबाना बहुत, यानी जो संसूचन होता है उसमें जो दबाना होता है काफ़ी अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, हम सभी को पता है ना। अब काफ़ी अधिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो इसमें हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम प्रतिकर्षण और आकर्षण का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि भैया प्रतिकर्षण आकर्षण से क्या होगा। हमको सभी को पता है 11वीं क्लास में या 10th क्लास में कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा है कि F बराबर du/dr। बताओ ये पढ़ा है नहीं पढ़ा। सर थोड़ा लेक्चर आज हो सकता है कोई आपको ना पता हो थोड़ी बात, तो कहीं ना कहीं उसको नोट करते हुए चलना। कहीं ना कहीं मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा होगा, तो कोई तोप थोड़ी चल जाएगी भाई, नहीं पढ़ा तो नोट कर लो, है ना। चलो तो भैया कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट आ जाता है हमारा। अब मैंने कहा इसमें दो यहाँ पे दो चीज़ काम करते हैं, एक तो आपका अट्रैक्शन और एक आपका प्रतिकर्षण। ए का मतलब अट्रैक्शन है और आर का मतलब रिएक्शन है, मतलब जो प्रतिक्रिया होती है उसके लिए, ठीक है। तो अब मैंने ये कहा, चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे दो फोल्ट हमारे काम करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मैं
ये बोलना चाहूँ कि जो अट्रैक्शन हो रहा है उसमें आर की पावर एम लेनी है मुझे, और जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें आर की पावर एन लेनी है, क्योंकि अगर मैं सेम सेम ले लूँगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी मुझे। तो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने क्या काम करा, इनकी पावर अलग अलग मान ली। तुम कुछ भी कर सकते हो, इसको एन मान लो, इसको एम मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको उस कंडीशन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। तो हम क्या काम करते हैं, चलो भैया ये हो गया, एक ही हो गया, क्योंकि भैया दो कंडीशन आपने बताई थी, दो कंडीशन क्या क्या होती है एक बार फिर सुनना। पहली कंडीशन मैंने बताई थी, पहली कंडीशन में जो आपके अणु या परमाणु होते हैं उनके बीच आकर्षणकारी बल होना चाहिए जो इन्हें एक साथ बनाकर रखे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये थी। अच्छा भैया दूसरी कंडीशन क्या थी, तो दूसरी कंडीशन ये थी कि जो अणु है या जो ठोस परमाणु है उनके प्रतिकर्षण बल की कार्यरत होना चाहिए, उनमें एक प्रतिकर्षण बल काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ठोसों में जो आपको अगर दबा भी रहे हैं ना, उनको दबाने के लिए अधिक प्रेशर की ज़रूरत होती है, यानी हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसमें प्रतिकर्षण बल भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये काम है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने इसी वजह से इन दो फॉल्ट को समझाने के लिए ये दो आपको चीज़ समझा दी। अब आपको पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, आपको पता है देखो अट्रैक्शन हो रहा है, आप सभी को पता है, आपने मैंने कई बार बताया, अगर किसी चीज़ में जैसे मैंने लिखा F बराबर माइनस के एक्स, ये लिख दिया जैसे मैंने, तो आपको पता है यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है सर, माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से माइनस आता है, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर कहीं किसी फॉर्मूले में माइनस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है कि जो उसकी डायरेक्शन है या तो अलग है, या फिर वो जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये तो बताता हूँ मैं, हाँ जी सर यही बताते हो आप, ठीक है। नहीं पता तो भाई सुन लो एक बार फिर से कि जो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है ये केवल केवल अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाता हूँ, और आप सभी को पता है अनुक्रमानुपाती का निशान हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। और नीचे तो आर की पावर एम है ही, और बीच में माइनस लगा दे। सर माइनस क्यों, भाई अभी तो बताया क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स में मैंने माइनस लिख दिया। चलो भैया ये बात भी समझ में आ गई। अब फिर वही यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया और मैंने कांस्टेंट डाल दिया यहाँ पे बी। और भैया भैया एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे तो माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, मतलब माइनस क्यों ना लगाया, भाई पागल हो क्या, मैंने क्या बताया अभी, अट्रैक्शन फोर्स माइनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये तो रिएक्शन फोर्स है, प्रतिक्रिया बल है, तो ये तो प्लस होगा ना, सिंपल सी बात है यार। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अच्छा अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ, टोटल एनर्जी मतलब जो कुल सहसंजक ऊर्जा है, अगर उसकी बात करता हूँ तो आप एक काम करना, ये वाली ऊर्जा और प्लस ये वाली ऊर्जा, क्योंकि देखो यार समझना, हमारे पास कोई बोल सकते हैं कोई अणु है या परमाणु है, एक तो आकर्षण हो रहा है, हाँ भैया आकर्षण हो रहा है, एक प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी एक तो आने की कोशिश कर रहा है, एक दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, इनकी जो ऊर्जा होगी वो सहसंजक ऊर्जा के बराबर होगी। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि आपका यू जो होगा यो यू ए, हाँ भैया ये वाला, और यू आर दोनों का सम होगा, मगर ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मैं क्या काम करता हूँ, यू ए का मान उठा के यहाँ रख दूंगा, यू आर का मान उठा के यहाँ रख दूंगा, जब वैल्यू पुटिंग करूँगा मैं इसमें तो आपका इस टाइप में इंटरफेस सामने आ जाएगा। हाँ भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा यार एक काम और करो, तुमने पूछा हाँ बताओ भैया, तुम्हारे तो हुकुम सर आंखों पे। मैंने कहा देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर पढ़ाया था, तुमने कहा हाँ भैया पढ़ाया तो था। देखो मैं एक काम करता हूँ, जो आपका ये इक्वेशन है ना, देखो ये जो इक्वेशन 1 बनी हुई है, देखो आप समझने की कोशिश करना, ये जो आपकी इक्वेशन 1 बनी हुई है इसको आर के सापेक्ष में अवकलन कर दूंगा। भैया ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा हमारी समझ में ना आया, कैसे कह रहे हो भाई, देखो एफ बराबर आपको पता है माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। हाँ भैया देखो ये बल के बराबर कब होगा, जब इसका इस जो आपकी समीकरण 1 बनी हुई है इसका मैं आर के सापेक्ष अवकलन कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो बस कर दो अवकलन। अच्छा 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 भैया ठीक है ठीक है ठीक है, यानी मैं क्या काम करता हूँ, इसका आर के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो आपको पता है जब मैं अवकलन करूँगा तो सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या होगा, बस सिंपल सी बात है, ये ऊपर आएगा तो आर की पावर माइनस एम हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग में आ जाएगी पावर तो माइनस एम, और आर की पावर -1 और -1, ये नीचे आ जाएगी दोनों पावर, तो यही आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अवकलन करने पे ये प्राप्त हो जाएगा। अब एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब r बराबर आर नोट हो, मतलब जो r है ना वो r नोट के बराबर हो जाए, और जो f है देखो समझना, जो f r नोट है यानी जो f की वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो स्थिति ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो आपका
जो आपकी ये ऊर्जा होती है सहसंयोजक ऊर्जा, उसके लिए बल यानी जो यहाँ पे बल काम करता है और जो ये होता है आर, ये किस किस के बराबर होनी चाहिए जिससे स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। तो आपको ध्यान रखना है ये बराबर होने चाहिए 0 के, और ये आर बराबर होना चाहिए आर नोट के। चलो भैया ये भी बात समझ में आ गई। अब एक काम करना है आपको, भैया बताओ ये जो एफ आर है ये तो 0 रखना है, आपको 0 रख दिया। अच्छा, देन आपको इसके बराबर ये कर देना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, हमने बोला ना आर बराबर आर नोट, तो आर बराबर आर नोट भी रखना है आपको, ठीक है। चलो भैया ये सोल्व करने के बाद आपको क्या काम करना है, मेन मुद्दे की तरफ चल रहा हूँ। मेन मुद्दा क्या आएगा निकल के, मेन मुद्दा आ जाएगा जब सोल्व करते रहोगे तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा उसकी हेल्प से मैंने सारा लिख रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्ट हमारे संबंध रखना है, जो हमारा रिश्ता जिससे हमको रिश्ता रखना है, वो रिजल्ट है ये वाला, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात। यानी हम बोल सकते हैं ये जो आपका सहसंयोजक ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है या फॉर्मेट ही पूछ सकता है बस, या इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। भैया एक बार और बताओ, मैंने कहा यार सुनो तो सही, एक बार आप एक काम करना, इसको तो खुद से कर लेना, समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बस शुरू में आपको प्रॉब्लम होती या ठीक है, तो शुरू में प्रॉब्लम होती, देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, इन दोनों को बराबर लिया ना, क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, देन सोल्व करेंगे। अब आपको क्या काम करना है, ए अपॉन बी कर लेना होगा, इसको बी को इसके अनुपात में लेना होगा और एन को भी इसके अनुपात में लेकर आना होगा, देन ये बन जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब आपको पता है यहाँ पे देखो ये ऊपर सेम ही तो है, देखो आर नोट अपॉन आर नोट की पावर एम प्लस एन है और एक की एन प्लस 1 है। तो आपको क्या काम करना होगा, ये पावर ऊपर लेके जानी होगी, तो 1 से तो 1 खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एम माइनस एन, तो देन यही आ जाएगा ना रिजल्ट निकल के। और आपको क्या काम करना होगा, साम्य अवस्था में पहुंच जाना होगा। साम्य अवस्था का मतलब होता है वो जो पहली कंडीशन थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वही आ जाएगा रिजल्ट निकल के, जो मैंने आपको बताया अभी। अरे भैया इतनी तेज़ क्यों पढ़ा रहे हो आज? अरे तेज़ नहीं है, मैं आपको मुद्दे की बात बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे की बात है। पेपर के क्वेश्चन की आया हुआ जो क्वेश्चन आए हैं उसकी तरफ को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहना चाह रहा है, और दोस्तों ये आपका 2017 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पेपर की क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूँ मैं, और कहीं ना कहीं आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, तो दोनों दो काम मैंने एक तीर से ही कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक दूसरे के क्षेत्र में दूरी r पर स्थित दो कणों की ऊर्जा निम्न प्रकार दी जाती है, यानी u का मान इस प्रकार दिया जाता है आपको। अच्छा सर बिल्कुल ठीक है। जहां अल्फा और बीटा क्या बोल रहे हैं, नियतांक है, ठीक है भैया। दोनों कणों के बीच किस दूरी पर इन कणों का स्थायी मिश्रण बनेगा, तो ये क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पेपर में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। अच्छा भैया क्या हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भैया, इसमें तो कोई लॉजिक वॉजिक भी ना दिखाई दे रहा हमको। मैंने कहा एक काम करना, तुमने कहा हाँ बताओ। देखो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक काम करना, जो u दे रखा है हाँ भैया, उसको r के सापेक्ष अवकलन कर देना आप, ठीक है। और अवकलन करने के बाद 0 को बराबर रख देना मोड़ के, बस आंसर आ जाएगा। भैया पेपर में इतना बड़ा थोड़ी करेंगे हम। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात है, चलो इसकी एक ट्रिक बना दे, बताओ इसकी एक ट्रिक बना दे छोटी सी, बताओ तुम बताओ, ट्रिक बना दे इसकी एक, जिससे पेपर में कोई प्रॉब्लम ना होवे। बताओ भी बताओ बताओ बताओ। हाँ जी सर बना दो बना दो बना दो, चलो बनाते हैं। चलो भैया पहले भैया इसको इनडायरेक्टली वैसे ही समझा दो, फिर उसकी ट्रिक बना लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही मैं ट्रिक बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पेल रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भैया समझ लेते हैं एक बार, चलो। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके बराबर 0 रख देना है, इसके मोड के बराबर। तो मैंने क्या काम करा, इसका अवकलन कर दिया, क्योंकि आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 8 है। तो अवकलन करेंगे हम, तो आपको पता है r की पावर ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ऊपर पूछाना पड़ेगा ना, क्योंकि अवकलन करना है, तो r की पावर -1 हो जाएगा, और उसमें से एक पावर आगे आ जाती है, उसमें से n-1 ऐसी तो होता है, और ये पावर नीचे चली जाती है, तो r की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा भैया ऐसे सेम इसका अवकलन हो जाएगा दूसरे वाले का, ये हो गया। अब देखो अब मुद्दे की चीज़ पाओ।
अच्छा भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे इसका मोड भी तो करना है, मोड करने का मतलब ये प्लस प्लस हो जाएगी दोनों वैल्यू। अच्छा भैया बिल्कुल ठीक बात। अब ये मोड में ही है वैल्यू, तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ से आपका आर नोट का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। आर नोट का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बता, मतलब बता नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं वैल्यू बची, और यहाँ पे 7 वैल्यू बची बस। ये तो जीरो में चला गया पूरा का पूरा। हाँ भैया तो यही वैल्यू बची ना, तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बराबर आ जाएगी ये वाली वैल्यू, यानी अल्फ़ा बराबर 8 बीटा अपॉन आर की पावर 7, ये वैल्यू आ जाएगी। भैया माइनस क्यों लिया भैया, मोड है ना यहाँ पे, मोड है ना, मोड में ही तो है वैल्यू, तो इधर जाएगी तो फिर भी माइनस प्लस ही होगी। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं इनडायरेक्टली आपका आर का मान जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा वैल्यू। भैया आप इसकी ट्रिक बनाने वाले थे, ट्रिक कैसे करेंगे इसका, हमें तो वही बता दो, उससे हम काम चला लेंगे अपना। मैंने कहा एक काम करो, पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था। तुमने कहा भैया जो क्वेश्चन था वो था हमारा u बराबर एल्फा अपॉन, सॉरी हाँ, एल्फा अपॉन आर की पावर 1 प्लस बीटा अपॉन आर की पावर 8। बताओ ये क्वेश्चन था या नहीं था। हाँ भैया यही क्वेश्चन था, भैया यही क्वेश्चन था, भैया यही क्वेश्चन था। अब देखो ट्रिक सुन लो बहुत ध्यान से, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही मैंने बता रहा हूँ कि ट्रिक में कॉन्सेप्ट जिससे हम शॉर्ट बना सकते हैं। देखो ट्रिक का काम होता है कि जो हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया उसको छोटे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या काम करना है, ये जो 8 लिखा हुआ है, देखो जो मतलब दूसरे में 8 लिखा हुआ है, मतलब जो दूसरे की पावर है उसको ऐसे का ऐसे लिखो 8। ठीक है भैया, जो उसके ऊपर बीटा लिखा हुआ है, मतलब जो भी बीटा हो या कुछ भी दे रखा है, ए बी सी जो भी दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट, उसको लिखो। चलो भैया बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ भैया बिल्कुल लिखा हुआ है, और जो आर की मल्टीप्लाई में है, भैया आर की मल्टीप्लाई में तो नीचे 1 है तो 1 लिखो। और आपको क्या काम करना है, इस वाले पावर में से ये पावर घटानी होगी, तो 8 में से 1 गया तो 7 बचा, पर आपको 7 नहीं लिखना, 1/7 लिखना है। भैया रीज़न क्या है, क्योंकि भैया आपने देखा होगा, क्योंकि हमको आर का वैल्यू निकालना होता है, तो आर की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाती है ना 1/7, इस वजह से हमको हमेशा 1/7 ही लिखना होगा। आपने कहा भैया तुक्का उक्के की बात तो नहीं है इसमें, कभी तुक्का उक्का लग जा, मगर नहीं यार ऐसा नहीं होता इसमें। देखो ट्रिक समझ में आई। भैया एक क्वेश्चन और समझा दो ना प्लीज़ ऐसे ही। मैंने कहा चलो तो चलते हैं गुफा के अंदर। देखो इस ट्रिक को एक बार फिर समझ लेते हैं। भैया एक क्वेश्चन और है जो मैं अपने पास से दे रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं पहले आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, और फिर ट्रिक से 1 सेकंड या 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, सेम दोनों का सेम आंसर आएगा। तो देखना क्या क्वेश्चन है, u बराबर एल्फा अपॉन आर स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन आर की पावर 5। ठीक है भाई, चलो पहले तो मैं अपना आंसर बता रहा हूँ इन शॉर्ट जो मेरा आंसर आएगा। तो भैया मैं अपना आंसर बता रहा हूँ जो मेरा शॉर्ट ट्रिक से आने वाला है। मैंने कहा था ये 5 है, हाँ भैया 5 लिखो। बीटा है, हाँ भैया बीटा लिखो। यहाँ पे देखो भैया इसकी गुना में 2 है, 2 लिखो। यहाँ पे इसकी गुना में अल्फा है, अल्फा लिखो। यहाँ पे इसमें से ये पावर कर लो 1/3, ये आंसर आएगा इसके हिसाब से। तो हाँ भैया बिल्कुल, ये तो कॉन्सेप्ट यानी जो आपने ट्रिक बताई थी उसकी उससे आराम से हमारा आंसर आ गया। भैया जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था हमें गलत सा लग रही है आपकी ट्रिक, एक बार इसको प्रूव करके दिखा दो, यही आंसर आएगा। मगर चलो भैया ठीक है, इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप सभी का हुक्म हमारे सर आंखों पर है। चलो भैया, भैया हम क्या काम करते थे कॉन्सेप्ट में, इसका अवकलन करते थे du/dr के सापेक्ष। चलो भैया अवकलन करा हमने, तो अवकलन जैसे ही आप करोगे दोस्तों, तो आपका कहीं ना कहीं ये आ जाएगा -2 अल्फा, क्योंकि ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, एंड आर की पावर 3। चलो भैया ठीक है, यहाँ पर -5 बीटा अपॉन आर की पावर 6। ठीक है, फिर भैया इसको मोड में करना पड़ता है, मोड में दोनों वैल्यू प्लस हो जाती है, बराबर 0 करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ आर की पावर 3। बोलो हाँ या ना। बताओ भैया, मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ आर की पावर 3। तो जब मैं 1/r की पावर 3 कॉमन लूँगा तो आपको इन शॉर्ट मिलेगा 2 अल्फा प्लस 5 बीटा अपॉन आर की क्यूब बराबर 0। ठीक है, अच्छा भैया ये तो 0 में चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा बराबर 5 बीटा अपॉन आर की क्यूब। बोलो हाँ या ना, हमें तो आर का मान निकालना, तो कहीं ना कहीं हमारा आर की क्यूब आ जाएगी हमारा 5 बीटा अपॉन 2 अल्फा, पर हमें तो आर का मान निकालना, तो आर बराबर आ जाएगा 5 बीटा अपॉन
2α⁴ 1/3। अरे सर ये तो वही आंसर आ गया जो आपने बताया था। इस वजह से कहता हूँ यार, पहले कॉन्सेप्ट भी समझो, फिर उसका जो शॉर्ट तरीका हो सकता है उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, इस वजह से हमने कोशिश करा इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने की। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखो लैंग्वेज सेम मिलेगी जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखवा रखी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, u बराबर a/r⁴ + b/r⁴ 4। अब मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि जो आपका r का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप सभी के सामने, पहला आप सभी के आप सामने ऑप्शन है 3β। चलो ऐसी बता दो, ऑप्शन की ज़रूरत क्या है, ऐसी बता दोगे आप। मुझे बताओ क्या आंसर होगा, बताओ भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना आपने, बताओ क्या आंसर होगा। सभी का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना। सभी का आंसर आ चुका है सर, आंसर आया सभी का 4β। अच्छा भैया, अपॉन बीटा कहाँ है सर, बी है वो तुम तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मगर नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो क्या आया आंसर, क्वेश्चन क्या था यार, एक सेकंड रुको। चलो जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ही मिसमैच हो गया। ठीक है, आपका आंसर सभी का ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की आपकी पीडीएफ भी कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसा होगा यार। ना पढ़ने से तो अच्छा ही है ना। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप उस मंजिल की तरफ निकल तो चुके हो यार। कहीं ना कहीं थोड़ा ही हमारे समझ में आया है, पर कहीं ना कहीं हम उस मंजिल को पाने की कोशिश तो कर रहे हैं है ना। मुश्किल तो उनके लिए है जो अभी मंजिल से निकले ही नहीं, है ना। तो ऐसे लगे रहना यार, काम करते रहना अपना। ठीक है, मेहनत करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत जल्दी ये भी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस वाली यूनिट में हमारा यह जो पहली यूनिट थी और जो आपकी दूसरी यूनिट है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का काम है थोड़ा, है ना। तो केमिस्ट्री का है तो समझाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा, रिलेट करूँगा पूरा पूरा। ठीक है ना। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे इसमें, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और जो टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको थर्ड बुक में करा चुका है, जैसे आपके वे आएंगे बैंड थ्योरी आएंगी इसमें। ठीक है ना, कि अर्धचालक के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, कुचालक के लिए क्या होगा, एंड अचालक के लिए क्या होगा, ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो समझना, उसके बाद हम क्या काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, और थर्ड के साथ साथ आपकी फोर्थ यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स का काम है हमारा थोड़ा, और समझ में भी आएगा पूरा पूरा गारंटी के साथ। ठीक है, ओके भाई। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमको, है ना। 40 मिनट के आसपास होगी पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है भाई, बाय बाय बाय, गुड नाइट।